Hello, my dear friends of 10th Standard English Medium. Once again, welcome back to my online class of social science. And here in this lecture, we are going to further study about our ongoing chapter number 17. As you can see over here, economic problems and challenges in which poverty and unemployment, these are the two main topics we are discussing. We have thoroughly discussed about poverty. Okay? पॉवर्टी के बारे में पूरा डिस्कशन हमारा इस चैप्टर में हो चुका है। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है उसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको पहले से बताया है कि इट इज वेरी मच कनेक्टेड विद द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। यानी कि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, इसलिए एक ही लेसन में इन दोनों के बारे में बात करना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली क्या है। पेज नंबर 139 आपके टेक्स्ट बुक का, वहां पे ये टॉपिक शुरू हो रहा है। लास्ट पैराग्राफ है पेज नंबर 139, इसका लास्ट पैराग्राफ, अनएम्प्लॉयमेंट वहां पे लिखा ही है। वहां से मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। अमॉन्ग करंट प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज क्रूशियल। सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है हमारे देश की, बहुत क्रूशियल प्रॉब्लम है। हालांकि इसके लिए काफी सारे फैक्टर्स जिम्मेदार हैं। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसके बारे में हम यूं ही समझ सकते हैं। ठीक है, जनरली भी अगर हमें डिस्कशन करना है तो आप लोग बिना पढ़े भी बता सकते हो कि लाइक ओवर पॉपुलेशन की समस्या है जिसकी वजह से पॉवर्टी ज्यादा है, और पॉवर्टी ज्यादा होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा है। क्योंकि जितना पॉपुलेशन बढ़ता है किसी भी देश में, उसके हिसाब से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना मुश्किल होता है। ठीक है, और ऑब्वियसली इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो लाइक इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट country in the world in terms of the number of population that we have, and it is ever increasing at a very threatening rate of 2% per annum। हर साल 2% के हिसाब से, यानी कि जितना भी टोटल पॉपुलेशन है उसका 2% के हिसाब से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती है। जाहिर सी बात है कि इतनी ज्यादा संख्या में फिर जॉब्स जनरेट होना वो इम्पॉसिबल है, किसी भी गवर्नमेंट के लिए वो एक्चुअली इम्पॉसिबल है। तो जहां तक हो सके गवर्नमेंट अपना कोशिश करती है अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को दूर करने के लिए, लेकिन ऑब्वियसली इससे जुड़ी हुई जो दूसरी रूट जो बेस लेवल पे जो समस्या है उसको खत्म करना मेरे ख्याल से वो ज्यादा जरूरी है। तो अपने आप अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या भी हल्की हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ेंगे, जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि बहुत ही क्रूशियल समस्या है इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट। दिस इज अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम एंड हैज गॉट डीप रूटेड इन इकोनॉमी। ऐसा भी नहीं है कि आजकल से ये चली आ रही है समस्या, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है, ये काफी टाइम से चल रहा है और हमारी इकोनॉमी की जड़ में घुस गया है। एक्सक्यूज मी। मैक्सिमम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर फेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। थोड़े बहुत मात्रा में लगभग सारे कंट्रीज अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या का सामना कर रहे हैं। जहां पे पॉपुलेशन कम है वहां पे ऑब्वियसली वो प्रॉब्लम कम है, इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, इंडिया है सपोज, चाइना है और दूसरे बहुत सारे कंट्रीज है जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां पे ये समस्या बहुत भारी पड़ रही है उन देशों को। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स की भाषा में हमें समझना है कि मीनिंग क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट का। पेज नंबर 140 के ऊपर है हम लोग। अब बहुत ही ध्यान से इसका मीनिंग समझना जरूरी है, क्योंकि जनरल अंडरस्टैंडिंग अगर देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट का ऐसा है कि किसी भी देश में काम ना करने वाले या तो काम ना बस पा सकने वाले जो लोग हैं, ठीक है, उनका अगर गिनती किया जाए तो उतना अनएम्प्लॉयमेंट है उस देश में, ऐसा हम कह सकते हैं। ऐसा एक ओवरऑल जनरल मीनिंग है, लेकिन वो मीनिंग एक्चुअली सही नहीं है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की जो डेफिनेशन है, मीनिंग है, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में अगर समझना है तो उसको हम यूं समझेंगे, वन हु इज एडल्ट whose age is 15 to 60 years, who is ready to work at the prevalent market rate of wages, has energy and qualification to work, who is in search of work but not getting work,
सच अ पर्सन इज सेड टू बी अनएम्प्लॉयड। ये डेफिनेशन है अनएम्प्लॉयमेंट की, यहाँ पे आपको अंडरलाइन या ब्रैकेट कर देना है। पेज नंबर 140 की पहली 3 लाइन है जिसमें समझाया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से कि अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या है। तो उसको अब मैं हिंदी में समझाऊंगा कि कोई भी ऐसा इंसान जो कि एडल्ट है और एज ग्रुप के हिसाब से 15 से 60 साल की एज ग्रुप में वो आता है, वो चाहे स्त्री है या पुरुष है, लेकिन 15 to 60 ईयर्स की एज ग्रुप में आता है, who is ready to work at the prevalent market rate of wages। मार्केट में जो रेट चल रहा है, wages सैलरी, ठीक है, उसका जो रेट चल रहा है उसके हिसाब से वो काम करने के लिए तैयार है, ठीक है। हैज एनर्जी एंड क्वालिफिकेशन टू वर्क, उसके पास क्वालिफिकेशन भी है, एनर्जी भी है, डिजायर भी है काम करने का, ठीक है। हु इज इन सर्च ऑफ वर्क, वो काम ढूंढ भी रहा है, नौकरी ढूंढ भी रहा है, लेकिन इज नॉट गेटिंग वर्क। एफर्ट्स करने के बावजूद भी, क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी, फिजिकल एनर्जी होने के बावजूद भी, टैलेंट होने के बावजूद भी, 15 से 60 साल के ऊपर की एज ग्रुप में होने के बावजूद भी उसको काम नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे इंसान को अनएम्प्लॉयड कह सकते हैं। ये डेफिनेशन अब आपको बहुत क्लियर हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। इसका मतलब ये भी होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस एज ग्रुप में आते हैं, 15 से 60 साल की एज ग्रुप में आते हैं, उनके पास फिजिकल एबिलिटी भी है, एनर्जी भी है, टैलेंट भी है, लेकिन एक्चुअली उनको ही काम नहीं करना है, ठीक है। They are not willing to work. That willingness is very much necessary to have in a person. कुछ लोग जो है उनको काम की जरूरत नहीं है, उनको willingness नहीं है, they are not looking for work, ठीक है, वो काम नहीं ढूंढ रहे हैं। या तो फिर कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि वो काम ढूंढ रहे हैं लेकिन प्रेवेलेंट मार्केट रेट जो है वेजेस का, उससे ज्यादा उनकी एक्सपेक्टेशन है। मान लो कि किसी जॉब के लिए सैलरी जो है जनरली 20 या 25 हजार का चल रहा है मार्केट में, लेकिन उसके सामने कोई इंसान ऐसे होता है जो बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहा है, 50 हजार, 60 हजार या तो उससे भी ज्यादा उनको चाहिए, ठीक है। तो फिर ऐसे इंसान को भी हम अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन जरूरत से ज्यादा है, जो मिलना असंभव है, ठीक है। तो बाकी सारे फैक्टर्स भले ही उसके फेवर में है कि वो टैलेंटेड है, वो 15 से 60 साल की एज ग्रुप में आते हैं, वो फिजिकल एनर्जी भी है, विलिंगनेस भी है, लेकिन एक आध फैक्टर भी अगर अगेंस्ट में चला जाता है तो ऐसे इंसान को अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते। प्रिवेलेंट मार्केट रेट के हिसाब से वो काम करने के लिए तैयार होना चाहिए, और उसके बावजूद भी अगर उसको काम नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियसली दैट पर्सन इज सेड टू बी अनएम्प्लॉयड। ओके, बहुत ही डिटेल में मैं आपको अब ये समझा चुका हूं कि अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा अगर क्वेश्चन आता है, 1 मार्क की डेफिनेशन आती है, तो यहाँ पे ऑलरेडी उसका आंसर है। पेज नंबर 140 की पहली 3 लाइन है, सच टाइप ऑफ कंडीशन इन ग्रुप इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं इंडिया में जिनको काम की जरूरत है, तैयार है काम करने के लिए, फिजिकली फिट है, लेकिन फिर भी काम नहीं मिल रहा है। और ऐसे हजारों, लाखों, करोड़ों लोग इस देश में हैं। इसलिए हमारे देश में हम कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, ठीक है। सच एन अनएम्प्लॉयमेंट इज which has to be faced mandatory is called unemployment against his wish, ठीक है। इंसान को काम करने की इच्छा है लेकिन फिर भी वो बेकार रहता है, काम ढूंढने के बावजूद भी उसको नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो ऐसी समस्या को हम ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट अगेंस्ट हिज विश वैसा भी हम कह सकते हैं, ठीक है। पीपल हु डिमांड वेजेस मोर देन द प्रेवेलेंट मार्केट रेट, जो मैंने आपको आगे बता रहा था वही अब एक्चुअली अब आ रहा है कि मार्केट रेट के हिसाब से ज्यादा सैलरी अगर कोई डिमांड करता है, हु आर नॉट इन एज ग्रुप ऑफ 15 to 16। कई बार ऐसा भी होता है
कि कोई इंसान इस एज ग्रुप से बाहर है, 15 से कम उसकी उम्र है, या तो फिर 60 साल से ज्यादा है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो फिजिकली बहुत एक्टिव होते हैं, तो रिटायर होने के बाद भी काम ढूंढते हैं। 60 साल की उम्र में इंसान जनरली रिटायर हो जाता है अपनी जॉब से, बट आफ्टर दैट ऑल्सो ही और शी इज लुकिंग फॉर वर्क। उसको हम अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते, क्योंकि ऑलरेडी वो इंसान रिटायरमेंट की एज पर पहुंच चुका है, तो उसकी गिनती नहीं की जा सकती। हाँ, उसकी इच्छा है काम करने की, अगर काम मिल जाएगा तो वो करेगा भी सही, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि 60 साल से ज्यादा किसी की उम्र हो गई तो वो काम नहीं कर सकता। अगर उसकी विलिंगनेस है, अगर उसको मिलता है काम, तो ऑब्वियसली वो करे। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो उसकी गिनती हम अनएम्प्लॉयड में नहीं कर सकते, बिकॉज 60 ईयर्स इज द मैक्सिमम क्राइटेरिया दैट वी हैव कंसिडर्ड। कोई इंसान ऐसे भी होते हैं, वो हैंडीकैप्ड, फिजिकली फिट नहीं है कोई इंसान, उसका हाथ पैर में कोई डिसेबिलिटी है, मेंटली कोई इंसान डिसेबल होता है, ठीक है, हैंडीकैप है, वीक है, सिक या तो ओल्ड है, लेजी है, काम करने के लिए उसको वैसे दिमाग से है कि काम करना है, लेकिन वो विलिंगनेस नहीं है, फिजिकली वो लेजी है, वो काम करने के लिए सक्षम ही नहीं है। हाउसवाइफ हु आर नॉट विलिंग टू वर्क, कुछ हाउसवाइफ ऐसी होती हैं जो हाईली एजुकेटेड होती है, लेकिन उनका चॉइस है कि काम नहीं करना है, क्योंकि घर पे घर की जिम्मेदारी संभालना, बच्चों को संभालना, ये वो सब उसके लिए दे आर कंफाइंड टू होम ओनली, घर पे ही उनको रहना पड़ता है। तो उनको हम अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते, बिकॉज दे आर बेसिकली नॉट लुकिंग फॉर वर्क एंड दे डोंट वांट वर्क, दे डोंट वांट टू वर्क। ओके, इन स्पाइट ऑफ बीइंग केपेबल आर नॉट कंसिडर्ड एज अनएम्प्लॉयड। तो ऐसे लोग आते हैं जो जो क्राइटेरिया से बाहर हैं, ऐसे लोगों को हम अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते, ठीक है। इसलिए इकोनॉमिक्स के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन को ठीक से समझना बहुत जरूरी है। तो अब मैं आशा रखता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट उसके प्रकार है, टाइप्स। पहला है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, तीसरा है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, एंड देन द फोर्थ टाइप इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, द फिफ्थ टाइप इज इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, एंड द सिक्स्थ वन इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। इतने 6 टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। सबसे पहले देखेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। Due to lack of irrigation facility, irregularity in rainfall, and lack of alternative employment, farmers have to remain unemployed for 3 to 5 months in India. This is called seasonal unemployment. ये seasonal employment unemployment जो है वो फार्मिंग के क्षेत्र में बहुत देखने को मिलता है, ठीक है। आगे हम एक्चुअली देख चुके हैं कि कोई भी फार्मर जो है, इंडिया का कोई भी फार्मर, वो 12 के 12 महीने बिजी नहीं रहता है अपने खेत में। फार्मिंग का एक पर्टिकुलर सीजन आता है, उसमें वो अपने क्रॉप्स को उगाता है, उसको कल्टीवेट कर देता है, उसका सेलिंग वगैरह सब कुछ हो जाता है, सब काम खत्म हो जाता है। उसके बाद क्या, उसके बाद वो फ्री हो जाता है। हाँ, जहां पे इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी है, जहां पे बारिश भी अच्छे खासे प्रमाण में हो रही है, वहां पे कोई भी फार्मर अपने एक ही पीस ऑफ लैंड के ऊपर 2, 3 या उससे भी ज्यादा क्रॉप्स पूरे साल भर के ले सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम। लेकिन सारे फार्मर्स ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। इरिगेशन फैसिलिटी की कमी होने की वजह से, बारिश इरेगुलर होने की वजह से, जमीन का फर्टिलिटी का एक लिमिटेशन होने की वजह से काफी फार्मर्स, ज्यादा करके फार्मर्स ऐसे हैं जो 3 से लेकर 5 महीने तक, साल के 3 से लेकर 5 महीने तक वो बिना काम के बैठे रहते हैं। ऐसी समस्या को हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, फार्मिंग के क्षेत्र में ऐसा बहुत देखने को मिलता है, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में भी यही समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यहां पे भले ही सिर्फ फार्मिंग के बारे में लिखा हो, लेकिन दिस प्रॉब्लम इज कनेक्टेड विद सम अदर एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, इवन इन सिटी एरियाज ऑल्सो। मैं अपनी ओर से आपको एग्जांपल देना चाहूंगा
कि कुछ केटरर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल केटरर्स जो बड़े पैमाने पर रसोई वगैरह, शादी ब्याह जो ऐसे ओकेजन्स होते हैं वहां पे रसोई वगैरह उसका काम करते हैं। तो ऑब्वियसली मैरिज सीजन जब चल रही होती है तब उनका काम बहुत अच्छे ढंग से, बल्कि बहुत ही ज्यादा चल रहा होता है, एंड दे आर इन ह्यूज डिमांड एवरीवेयर। ठीक है, क्योंकि हजारों की संख्या में शादियां होती है और उनका वो उस वक्त वो बहुत बिजी रहते हैं अपने ऑर्डर्स, उनको बहुत सारे ऑर्डर्स मिलते हैं। लेकिन 12 के 12 महीने शादी ब्याह का मौसम नहीं चलता है। जब ये मौसम चला जाता है उसके बाद उनको भी अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ता है। उसी एरिया से कनेक्टेड दूसरे भी जैसे कि मंडप डेकोरेटर्स जो होते हैं, ठीक है, वो लोग भी उनको ही लगभग वही समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सीजन खत्म हो जाने के बाद वो बैठे ही रहते हैं, एंड दे आर ऑल्सो हैव फेसिंग द काइंड ऑफ डिलेमा ऑफ हाउ टू रेज मनी। ओके, कि बाकी का जो समय वो अब फ्री बैठे हैं तो उस वक्त वो पैसा कहां से लाए। तो कहने का मतलब फार्मिंग के अलावा भी दूसरे क्षेत्रों में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ सकता है। वो डिपेंड करता है कि इंसान कहाँ पे रहता है, कौन से क्षेत्र में वो बिजी है। ठीक है, वो सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड। लेकिन हाँ, इतना जरूर हम कहेंगे कि फार्मिंग के एरिया में सबसे ज्यादा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है। दूसरा है टाइप फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, अब देखते हैं, when new technology is introduced in place of old technology, laborers remain unemployed for some time. This is called frictional unemployment. कई बार ऐसा होता है कि नई टेक्नोलॉजी आती है, पुरानी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाती है या तो उसको डिस्कार्ड कर दी जाती है। ठीक है, और कई बार ऐसा भी होता है कि टेक्नोलॉजी आने की वजह से पहले जो काम इंसान कर सकते थे अब वो काम मशीनों से होता है, इंसानों की अब जरूरत नहीं है। इसलिए इंसानों को नौकरी से फिर निकाल दिया जाता है, क्योंकि एम्प्लॉयर को उनकी जरूरत नहीं पड़ती है। अब उनको पता है कि पहले के मुकाबले कम इंसानों से, कम एम्प्लॉई से या तो फिर उनकी जगह पे मशीनों से काम लिया जा सकता है। ठीक है, तो वैसी समस्या जब फेस करते हैं इंसान तो उसको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जा सकता है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी की वजह से इंसान जो है वो काम करने के लिए बेकार हो जाता है। ठीक है, तीसरा जो टाइप है वो है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसको समझेंगे। इंडियन इकोनॉमी इज बैकवर्ड एंड ऑर्थोडॉक्स। हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज या तो डेवलप कंट्रीज के मुकाबले बैकवर्ड है, ऑर्थोडॉक्स भी है। ठीक है, सोशल बैकवर्डनेस, ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्सी, कस्टम्स, illiteracy and lack of structural facilities are responsible for structural unemployment. ये structural unemployment का मतलब excuse me, उसका मतलब साफ है कि समाज व्यवस्था हमारी ऐसी डिजाइन हुई है पहले से, जिसकी वजह से हम लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। तो ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या के लिए जो समाज का सामाजिक जो ढांचा है वो भी जिम्मेदार है। ठीक है, जितना एडवांस लेवल पे सोसाइटी होगा उतनी अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या हल्की हो सकती है। ठीक है, जो ट्रेडिशन को हम फॉलो कर रहे हैं, फिर बैकवर्डनेस, ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्सी, कस्टम्स, हमारे रीति रिवाज। ठीक है, रीति रिवाजों की वजह से कुछ बातें भी ऐसी घुस जाती है। इलिटरेसी है फॉर एग्जाम्पल, पहले के जमाने में ऐसा हमने देखा है हमारी सोसाइटी में कि सोशल कस्टम्स ऐसे थे जिसकी वजह से गर्ल्स को पढ़ाया नहीं जाता था, उनको जानबूझ के इलिटरेट ही रखा जाता था। तो ऑब्वियसली आगे जाकर गर्ल्स भी अनएम्प्लॉयड हो सकती है। अब सिचुएशन समाज में या तो देश में कभी भी चेंज हो सकती है। अभी फिलहाल अगर हमें ऐसा लगे कि औरतों को काम करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ऐसा कभी ना कभी फील किया होगा हमारे पूर्वजों ने, लेकिन फिर बाद में जमाना चेंज हो जाता है। ठीक है, औरतों को भी काम करने की जरूरत पड़ती है, तब हमें मालूम पड़ता है कि ये इलिटरेट हैं गर्ल्स या तो औरतें, जिसकी वजह से अब उनको बहुत भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो एक सोशल कस्टम हमारा इस तरह से बन गया था जिसकी वजह से
एक एग्जाम्पल ये मैं दे रहा हूँ कि जिसकी वजह से गर्ल्स विमेन खास करके उनको अनएम्प्लॉयड रहना पड़ा था। अगर इस सिस्टम में बदलाव आए, हमारी ऑर्थोडॉक्सी में चेंज आए, हम गर्ल्स को पढ़ाना शुरू कर दें, तो ऑब्वियसली जब भी उनको फ्यूचर में अपने पैरों के ऊपर खड़ा रहना है, उनको काम करना है, उनको नौकरी या तो छोटा मोटा कोई बिजनेस वगैरह करना है, तो दे आर ऑलवेज केपेबल इन डूइंग दैट। इसलिए लिटरेसी यानी कि पढ़ाई लिखाई जो है वो सबके लिए इक्वल इम्पोर्टेंस मायने रखता है। ठीक है, तो समाज का ढांचा जो है उसके लाइक वो भी एक जिम्मेदार फैक्टर है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, फोर्थ है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे डिस्गाइज का मतलब छिपा हुआ, जो ऊपर से हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन एक्चुअली अगर हम डीप रिसर्च करें तो हमें दिख भी सकता है, वैसे टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बारे में पढ़ेंगे। समटाइम्स मोर देन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स आर इन्वॉल्व्ड इन एन ऑक्यूपेशन। कोई काम ऐसा है जहां पे कई बार जितनी जरूरत है उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। मान लो कि खास करके फार्मिंग में ऐसा बहुत देखने को मिलता है कि कोई एक खेत है, वहां पे फार्म है, वहां पे काम करने के लिए सिर्फ 4 लोगों की जरूरत है। 4 लोगों से ही काम हो सकता है और उसके ज्यादा इंसानों की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो 4 लोगों का काम करने के लिए हमें कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि 10 लोग काम कर रहे हैं। 4 की जगह पे 10 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर से तो हमें ऐसा दिखेगा कि सब लोग बिजी है, काम कर रहे हैं, दे आर एम्प्लॉयड। लेकिन थोड़ा सा सर्वे किया जाए तो पता चलेगा कि ये काम सिर्फ 4 लोगों का है, बाकी के 6 तो एक्स्ट्रा है, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग एनीथिंग टू डू, दैट्स व्हाई दे आर बिजी ऑन द फार्म। तो ऐसे सिचुएशन को, ऐसे सिनारियो को हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। आगे लिखा है उसके बारे में, इवन इफ अ फ्यू लेबरर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम वर्क, नो डिक्रीज इज रिकॉर्डेड इन द टोटल प्रोडक्शन। जो मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं उसी में हम आगे बढ़ते हैं कि वहां से एक्स्ट्रा लोगों को हटा दिया जाए तो कोई प्रोडक्शन में फर्क नहीं आने वाला है। जितना प्रोडक्शन होना था 4 लोगों से उतना ही होने वाला है, 10 लोगों से भी उतना ही होने वाला है। तो इसका मतलब 6 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, उनको हटा भी दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम यानी कि प्रोडक्शन में कोई डिक्रीज नहीं होगा। तो कहने का मतलब कि ऐसी सिचुएशन में वो जो 6 लोग एक्स्ट्रा है वो एक्चुअली अनएम्प्लॉयड है, लेकिन उनको कुछ काम नहीं था, इसलिए वो यहाँ पे फिलहाल एक हेल्पिंग हैंड की तरह वो काम कर रहे हैं। So these extra laborers are said to be unemployed in disguise। ठीक है, वो एक छिपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट है। ओके, फिफ्थ टाइप है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। ये इंडस्ट्री के सेक्टर को ये एक्चुअली असर कर रहा है। In the industrial field, if anyone has to remain unemployed for short term or long term due to changes taking place in industrial sector, such situation is called industrial unemployment। ये समस्या जो है वो आजकल की दुनिया में बहुत बार बार फेस करनी पड़ती है। सिर्फ इंडिया को नहीं, बहुत सारे देशों को, लगभग सारे देशों को ये समस्या फेस करनी पड़ती है। जैसा कि आप लोग अभी जानते ही हो कि अभी कोविड-19 का जो सिचुएशन चल रहा है, तो जब लॉकडाउन चल रहा था, लगभग सारे देशों में लॉकडाउन चल रहा था, उस वक्त सारे इंडस्ट्रीज बंद हो गए थे। अब नॉर्मल सिचुएशन में जो इंडस्ट्रीज के अंदर जो लेबरर्स या तो एम्प्लॉइज जो काम कर रहे थे, वो इंडस्ट्रीज के अचानक बंद हो जाने की वजह से वो अनएम्प्लॉयड हो गए। तो ऐसी अचानक से आने वाली जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र में अचानक से आने वाली समस्या को हम इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये मैंने कोविड का एग्जांपल दिया, लेकिन उसके अलावा भी कई बार ऐसा होता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में कोई सडन चेंज आ जाता है, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाती है, या तो इकोनॉमिकल स्लो डाउन हो जाता है उस कंट्री में। ठीक है, या तो फिर किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की जो इकोनॉमिक जो समस्या है वो बहुत गहरी हो जाती है, तो वो आगे काम नहीं कर सकता है, और वो लोग जो कोई कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी डिमांड अब मार्केट में नहीं है, तो उनको प्रोडक्शन स्टॉप कर देना पड़ता है। ऐसी वैसी कुछ समस्या आती है तो वो इंडस्ट्रियल यूनिट जो है वो टेम्पररी पीरियड के लिए स्टॉप हो जाता है। तो जितने भी वर्कर्स वहां पे काम कर रहे हैं, 100 लोग या 500 लोग या 1000 लोग, वो सडनली अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं।
तो वैसी समस्या को हम इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट टाइप इज एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट जो नाम से ही बहुत ही क्लियर है कि इंसान एजुकेटेड है, उसके बावजूद भी काम करने की उसकी इच्छा है, ही इज लुकिंग फॉर वर्क, ही इज फिजिकली फिट ऑल्सो, ही इज टैलेंटेड ऑल्सो, ठीक है, एंड ही इज कमिंग इन टू द ब्रैकेट ऑफ 15 years to 60 years ऑल्सो, उसके बावजूद भी उनको काम नहीं मिल रहा है। तो वैसी समस्या को, वैसे टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हम कह सकते हैं। जहां पे जो लिखा है अब मैं वो पढ़ने जा रहा हूं। If a person has obtained at least a secondary education or a degree or is still unemployed, is known as educated unemployed. कम से कम उसने सेकेंडरी लेवल का एजुकेशन पाया है। सेकेंडरी लेवल का एजुकेशन यानी कि आपको पता ही होगा 10th स्टैंडर्ड तक का जो स्कूलिंग होता है, मिडिल लेवल तक का, ठीक है, वहां तक, या तो फिर इवन उससे भी आगे पढ़ा है, उसके पास डिग्री है, कॉलेज भी उसने किया है, ठीक है, और उसके बावजूद भी काम करने की इच्छा होने के बावजूद भी उनको जॉब नहीं मिल रहा है मार्केट रेट के हिसाब से, ठीक है। तो वैसी समस्या को हम एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होते हैं, 6 टाइप्स हैं। सबका मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको क्लियरली एक्सप्लेनेशन भी दिया है, लेकिन फिर भी आपको 1-2 बार उसको ठीक से पढ़ लेना है, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो बाद में आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। अब इसके बाद का जो टॉपिक है प्रोपोर्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का सीन कैसा है, कैसी सिचुएशन है हमारे देश में फिलहाल, ठीक है, उस टॉपिक का डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन इस लेक्चर में नहीं, आने वाले लेक्चर में। यहाँ पे मैं अपना लेक्चर खत्म करता हूँ। We will proceed with the ongoing topic, okay, in the next lecture. Right, thank you very much for your time, and that's it for now. Bye bye.